राधे राधे दोस्तों, मैं रीशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। यशोदा ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं। फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर पत्थर का हो। अपने इकलौते बेटे रोहन के लिए यशोदा ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद अंजलि का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और तक पढ़ी सुंदर अंजलि को देखते ही यशोदा उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो अंजलि ही, अन्यथा रोहन भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह यशोदा ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह अंजलि से कर दिया था। अंजलि अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से ही अंजलि को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो यशोदा के परिवार में भी किसी चीज की कमी नहीं थी, पर अंजलि के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमजोर थी। यशोदा के पति राम अवतार एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी यशोदा अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे रोहन को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय रोहन एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। रोहन को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। रोहन जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ अंजलि को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथ में रख देता था। 2-3 महीने तो अंजलि ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की सारी बातों की जानकारी वह अपनी माँ को बता देती थी और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद अंजलि ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास यशोदा से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने यशोदा की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में अंजलि के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी न रहा। अब यशोदा जी दोपहर में घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम अवतार एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया करते और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। रोहन की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके,
उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था, लेकिन अंजलि के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर अंजलि रात दिन रोहन के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब रोहन ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में अंजलि बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। रोहन ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ है क्या? और क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है? शेरनी की तरह गुर्राते हुए अंजलि ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा किस्सा अंजलि ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सहन कर सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। रोहन ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही अंजलि के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर रोहन घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और अंजलि के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में रोहन से कहकर यशोदा ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थीं। थोड़ी देर बाद रोहन जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाया ना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। यशोदा की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब राम अवतार जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी यशोदा से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। रोहन और अंजलि को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई थी। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर यशोदा और राम अवतार दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए हुए थे। उनमें त्योहार को लेकर न कोई उत्साह था न कोई उमंग। शाम को यशोदा केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद राम अवतार को ऑफिस भेजकर यशोदा बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वे शाम को लौट कर आ रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी, पर यशोदा जी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने यशोदा जी को नमस्ते की, फिर बताया कि अंजलि व रोहन उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज अंजलि की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि रोहन यहाँ है नहीं और अंजलि की डिलीवरी होने वाली है। यशोदा ने जब उस औरत से यह पूछा कि अंजलि के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने नर्सिंग होम का नाम बता दिया। यशोदा जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब अंजलि के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर अंजलि को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि अंजलि के साथ कौन है।
डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रही थी। यशोदा नर्स से जब अंजलि के बारे में पूछ रही थी, तब वहीं पर अंजलि के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद रोहन की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर यशोदा को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। यशोदा ने भी उन्हें बता दिया कि अंजलि उनकी बहू है। यशोदा उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि अंजलि उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक ही होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर यशोदा ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से राम अवतार जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपये लेकर नर्सिंग होम में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद राम अवतार जी वहाँ पर पैसा लेकर पहुँच गए, लेकिन अंजलि के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर यशोदा के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स यशोदा के पास आकर पूछने लगी कि अंजलि के साथ कौन आया है। यशोदा ने कहा, मैं हूँ, बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर यशोदा को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। राम अवतार जी ने 500 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद अंजलि को एक वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। यशोदा वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी अंजलि को देखती रही और अपने पति को घर भेज दिया। करीब 4 घंटे बाद अंजलि को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास यशोदा उसके पास बैठी है और इसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा और अंजलि के माथे पर हाथ फेरने लगी। अंजलि को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, अंजलि, जब तुझे लेकर यहां आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुंच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और न तुम्हारे पापा आए। शाम हो गई थी। अभी तक यशोदा ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी अंजलि का सिर दबाती तो कभी बच्चे के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह राम अवतार थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और अंजलि के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। यशोदा दोनों को बहुत सी हिदायत देकर चली गई। राम अवतार जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर अंजलि से उन्होंने कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ। कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना और वार्ड से
बाहर निकल गए। अंजलि के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब राम अवतार वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर अंजलि के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। अंजलि ने कहा, ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से अंजलि का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा डाल कर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देंगी। इतने में एक नर्स अंजलि को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वह पानी पिलाने चली गई। अंजलि सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। बेटा, चाय पी लो। राम अवतार की आवाज़ से अंजलि का ध्यान भंग हो गया। अंजलि ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और न ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बड़ा अपराध किया है। फिर अंजलि का ध्यान भंग हुआ क्योंकि राम अवतार जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे कि बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दे ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और अंजलि को उठाकर चाय पिलाने लगी तो राम अवतार जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे यशोदा जी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और अंजलि को धीरे से बिठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम के करीब 4 बजे अंजलि के पापा मम्मी एक साथ आए। उस समय सास यशोदा अंजलि के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। उसके पापा बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और अंजलि की मम्मी का तो कहना ही क्या, दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकता बस हाथ जोड़कर यशोदा को नमस्कार किया, पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में से कुछ सामान रखकर यशोदा ने उठते हुए कहा, अंजलि, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाँका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयाँ और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसके सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। रोहन आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही थी। यशोदा ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो अंजलि ने धीरे से कहा, मम्मी,
क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करोगी? यशोदा ने झट से अंजलि का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उन समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और बेटी ही तुझे समझा है। यशोदा रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, टाँके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए वे अपने आंचल से उसके आंसू को पोंछने लगी। अचानक यशोदा का ध्यान दूसरी तरफ बैठे अंजलि के मम्मी पापा की तरफ गया, तो वे कब के चले गए थे। शायद अंजलि की मम्मी ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी विद्या अब अंजलि पर असर नहीं करने वाली। एक सप्ताह बाद अंजलि के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। रोहन भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहीं सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को अंजलि के साथ देखकर पहले तो ग्लानि से रोहन के पाँव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने अंजलि और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन अंजलि को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि अब वह किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर यशोदा घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। अंजलि पर अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती। घर का सारा काम यशोदा ही करती थी। यशोदा ने अंजलि के पास आकर कहा, बेटी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गई। अंजलि अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पा बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए हैं, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। अंजलि की पायल की आवाज़ सुनकर यशोदा का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर अंजलि खड़ी है। अंजलि ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मम्मी, दिवाली तो कब की बीत गई है, फिर ये सब आज क्यों? यशोदा मुस्कुराते हुए अंजलि की ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए बोली, मेरे घर वर्षों बाद मेरे बच्चे आए हैं, तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और खुशी को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। अंजलि का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। अंजलि ने झुककर पहले यशोदा के पैर छूकर प्रणाम किया, फिर उसने कहा कि मम्मी, खुशी को आज यही आशीर्वाद दें कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाएं और वह जिस घर में जाएं उस घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी लो अंजलि को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह अपलक केवल जलते दीपकों को ही देखे जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उन दीपकों की लो से उसका जीवन ही जगमगाया हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए
और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।